नमस्कार और सखी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि समूह की कंपनियों के विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए आगामी वर्षों के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा तो की ही है, साथ ही जानकारी दी है कि वह पतंजलि समूह की 4 कंपनियों के आईपीओ अगले 5 साल में लेकर आएंगे। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामदेव उन विरोधियों पर भी बरसे जो कि पतंजलि के उत्पादों के बारे में दुष्प्रचार फैलाते हैं और कंपनी को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं और उनकी बैंड बजा कर रहेंगे। रामदेव ने कोरोना और लंबी वायरस को लेकर भी कई बड़े दावे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। अब पतंजलि ब्रांड को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, इस बार मैंने कहा उनकी बैंड बजाओ। अब 100 से ज्यादा लोगों को हम लीगल नोटिस दे चुके हैं, कुछ पर एफआईआर करा चुके हैं और इस बार मैंने कहा छोड़ना नहीं है। कुछ लोगों ने जैसे नोटिस भेजा हटा दिया, मैंने कहा हटा करके हमको जो डैमेज करना था वो तो कर दिया। आज पतंजलि का ब्रांड, चलो एक पतंजलि फूड्स की जो वैल्यू है नेटवर्थ हो 50,000 करोड़, पतंजलि का आज भी चलिए तो लिस्टिंग का प्रोसेस है और एक प्रक्रिया है कैपिटल मार्केट की। अरे पतंजलि और स्वामी रामदेव की आज नेटवर्थ आज भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। तुम कैसे किसी को हानि पहुंचा सकते हो? कोई आदमी अपना जीवन खपा करके अपनी इमेज बनाता है, अपना विश्वास बनाता है, एक ब्रांड क्रिएट करता है, करोड़ों लोगों के भीतर अपनी एक भरोसा पैदा करता है और आप एक क्षण में उसको ढा देंगे। तो इस बार हमने उनके ऊपर क्रिमिनल जो है नोटिस भेजे और क्रिमिनल में ठोकेंगे और जिन लोगों ने ये साजिश की उनको छोड़ेंगे नहीं। अब सामने तो आते नहीं है जो बड़े बड़े माफिया हैं ये, लेकिन जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होकर के दूसरों के एमएनसीज के पेरोल के ऊपर या मेडिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, कॉर्पोरेट माफिया के पेरोल के ऊपर काम करने वाले कुछ जो भोंकू लोग हैं, उनको भी, उन भोंकू और भोंदू लोगों को भी हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यदि मैं गलत हूं तो मैं कहता हूं मुझे सरेआम चौराहे पर फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं गलत नहीं हूं तो मेरे बारे में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ये तो एक घी का परिप्रेक्ष्य था। अब इसका जो है पूरा डिटेलिंग करने में क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल हो जाता है और उबाऊ जैसा लगता है कि ये क्या फैटी एसिड प्रोफाइल है और क्या इसके आरएम वैल्यू है और क्या 75 पैरामीटर है, उसकी डिटेल में जिसको जाना हो पतंजलि फूड्स लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप लोग देख लेना। एक और बड़ी साजिश चल रही है कि गाय को ही खत्म किया जाए। जैसे कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय शक्तियों के ह्रास का अथवा मानवीय षड्यंत्र का अथवा मानवीय दुर्बलताओं का किसी न किसी रूप में कोरोना क्या है अभी कोई सही नहीं बता सकता। ये मैन मेड है या नेचुरल है? ये कोरोना पैदा हुआ, ये चाइना ने पैदा किया या किसने किया? खूब ट्रंप से लेकर के, चाइना से लेकर के, WHO से लेकर के और अलग अलग जो प्रकृति प्रेमी हैं, मेरे जैसे योग आयुर्वेद प्रेमी हैं, अलग अलग इसमें बहसें हो सकती है। लेकिन ये सच है कि कोरोना अपने आप में एक साधारण रोग नहीं था और कोरोना के बाद जो उसके मैनेजमेंट के लिए, जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो चीजें चली वो भी सामान्य नहीं थी। कोरोना के बाद जो एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड दिए गए वो सामान्य घटना नहीं है और कोरोना के बाद जो वैक्सीनेशन और उसके बाद बूस्टर डोज चल रही है वो भी सामान्य नहीं है। दुर्भाग्य है क्या कोरोना और कोरोना के बाद वैक्सीनेशन, डबल डोज और ट्रिपल डोज और उसके बाद में जो है बूस्टर डोज, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, क्या कहीं पर भी इसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है? मैंने देखे हैं वो लोग, आंखों में आंसू, तड़पते बिलखते लोग, और आप लोग भी अब तो देख रहे हो। कोरोना तो चला गया, लेकिन जवान बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, लिवर किडनी फेल हो रहे हैं, उसके बाद वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रकोप हो रहा है। कोरोना के बाद लोगों को अभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर्स। कौन सा ऐसा रोग है जो कोरोना के बाद नहीं हुआ? जैसे कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्यमय रोग है और कोरोना के मैनेजमेंट, कोरोना की वैक्सीन और उसके बाद का पूरा जो ताना बाना है, आने वाले 100 साल तक ये दुनिया भोगती रहेगी। कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए, कोरोना होने के बाद जिन माँ बाप ने बच्चे पैदा किए, कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए, उनके ऊपर इसका असर 1 शताब्दी तक कम से कम दिखेगा।
और तुम्हारे सामने रामदेव छाती ठोक करके खड़ा हुआ है। ना कोरोना और ना कोरोना के जो कुणबा है उसका ऊपर स्वामी रामदेव पर उसके बहुत बहुत सारे अवतार आए, स्वामी रामदेव पर तो कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं योग करता हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद का प्रयोग करता हूं, क्योंकि मैं प्रकृति और संस्कृति के साथ समन्वय बैठा करके जीवन को जीता हूं। अब एक और नया षड्यंत्र, कोरोना के बाद अब एक लंपी वायरस सनातन मूल्यों के ऊपर सबसे बड़ी चोट करने के लिए, गाय को बीमार करने के लिए और गायों को मारने के लिए कहीं ना कहीं से फैलाया गया। कोई कहता पाकिस्तान की ओर से आया, पता नहीं कहां से आया। खबर तो यही है कि पाकिस्तान की ओर से आया। जैसे ये कोरोना चाइना की ओर से आया था, ऐसे पाकिस्तान की ओर से लंपी वायरस आया, लाखों गोधन मर गए उससे। सरकारों को और जागरूक होने की जरूरत है। जिन गायों की इम्यूनिटी अच्छी उनको नहीं हो रहा। मैंने अपनी गौशाला में विजिट की, आधी गायों को लंपी वायरस हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया? बोले जी पता नहीं कहां से हो गया। हमारी गायें 2000 गायें हमारी हरिद्वार की गौशाला में रहती, उन्हीं का दूध मैं भी पीता हूं। पूरा पतंजलि पीता, हमारे सन्यासी पीते, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास 2-3 साल के, वो भी पीते हैं। खैर किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, उन्हीं का दूध हम पी रहे हैं, अभी भी पी रहे हैं। लेकिन आधी गायों को हो गया, तो मैंने उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको भी गिलोय खिलाया। हमारी गाय ठीक है, हमारी एक भी गाय हमने मरने नहीं दी। गिलोय पिलाई, कायाकल्प पिलाया, सुदर्शन घनवटी खिलाई, जो आदमी को डोज देते हैं वही 8 गुना डोज उनको देनी शुरू की। अब कह रहे लंपी वायरस जिन गायों को हो चुका, उनका दूध मत पियो, उनका घी मत खाओ, उनका मक्खन मत खाओ, उनका पनीर मत खाओ। अब जो है नया मार्केट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, उसमें भी अलग तरह का पूरा दुनिया का जो बाजार है, दुनिया का जो व्यापार है, कारोबार है, उसमें पीछे कितने बड़े रहस्य होते हैं, कितने बड़े षड्यंत्र होते हैं और किस तरह से प्रायोजित तरीके से चीजें की जाती हैं, हम तो उसके आर पार देखने का भी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इतने तामसिक और राजसिक लोग भरे पड़े हैं विध्वंस करने के लिए। तो लंपी वायरस भी मुझे लगता है इसके ऊपर पूरी खोजबीन होनी चाहिए। सरकारों को भी इस दिशा में और पुरुषार्थ करना चाहिए कि आखिर फैल कैसे रहा है। कोई कहता मक्खी से फैल रहा है, 2 किलोमीटर तक फैल जाता, कोई कहता अब हमारी जहां गाय है वहां तो 2 किलोमीटर तक, हमारी तो जंगल में गौशाला है, उसके 5 किलोमीटर तक आबादी भी नहीं है, वहां कैसे फैल गया भाई, कैसे गया? तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें भी बड़ा तत्व मिलेगा, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी कोई रिसर्च करके नहीं आया हूं, क्योंकि हमारे तो रिसर्च करने के बाद भी मैंने कहा ना, आंवला, एलोवेरा, हनी, च्यवनप्राश और कोरोनिल से लेकर के सब चीजों पर विवाद। एक बार तो विवाद की हद हो गई, बोले स्वामी रामदेव को हार्ट अटैक हो गया, बाईपास करवाया। स्वामी रामदेव नोली कर रहे थे और नोली करते करते स्वामी रामदेव का पेट बीच में उलझ गया और अमेरिका में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के पेट की सर्जरी कराई। किसी ने मेरे घुटने की सर्जरी और एक ने तो मेरी एक्सीडेंट में मौत ही दिखला दी। लो अभी भी आपके सामने घुमाता हूं, उलझ के दिखाई कहां उलझेगी। बाईं ओर से भी घुमा दियो और दाईं ओर से भी घुमा दियो, ऊपर नीचे भी घुमा देता हूं, उलझ के दिखाओ। बोले बाबा स्वामी रामदेव की आंत उलझ गई। दूसरों को कहता ऑपरेशन मत कराओ, अपनी आंत का ऑपरेशन। मैंने छाती खोल करके दिखाई, देखो कहां टांके लगे, कहां बाईपास हुआ है। और बोले विदेशी हॉस्पिटल में कराए, हिंदुस्तान में करवाते तो पोल पट्टी खुल जाती बाबा की। दूसरों के घुटने ठीक करने की गारंटी लेता, अपने घुटने का ऑपरेशन। मेरे साथ में आज 54-55 साल की मेरी उम्र है, कोई मेरे साथ दौड़ लगा करके दिखा दे और नंबर 1 आऊंगा। मैं पीटी उषा तो नहीं हूं, लेकिन मिली थी अभी मेरे से पिछले दिन, बाबा जी आप भी बहुत तेज दौड़ते हो। मैंने कभी भी दौड़ सकता हूं। चलो, जो अपने आप को फिट कहने का दंभ भरते हैं ना, स्वामी रामदेव के साथ मेरी उम्र का कोई भी हिंदुस्तान में व्यक्ति मुझसे कुश्ती लड़ सकता है, मेरे साथ दौड़ सकता है, मेरी मेमोरी का, मेरे आईक्यू लेवल का टेस्ट कर सकता है, और उसके बावजूद भी कोई योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान को, भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान आंदोलन को कोई दबाना चाहे, कुचलना चाहे, मिटाना चाहे, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। तो आज मैंने ये अलग अलग संदर्भ आपके बीच में इसलिए रखे कि लोग लाख कोशिश करने के बावजूद भी
स्वामी रामदेव को गिरा ना सके, झुका ना सके, अपने पद से हटा ना सके। बहुत से तो इसीलिए मुझे परेशान कर दे कि किसी दिन तो इस बाबा रामदेव के मन में आ जाए, अरे बहुत झंझट है काम करने में, छोड़ो ना। प्रारब्ध तेनो खल विघ्न भये न नीचे, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्य विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तिरेव न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ऐसी हमारी ये एक परंपरा में कहा जाता है कि कुछ लोग तो अरे बड़ा झंझट है, इसमें तो बड़ा पंगा है, काम मत शुरू करो, कुछ शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं। लोग वो होते हैं जो किसी काम को करके जब तक लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक रुकते नहीं। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। आज जो पतंजलि फूड्स का मामला है, चाहे वो खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का पाम प्लांटेशन का मामला है, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में, इसमें भी 50,000 करोड़ की इस पूरी न्यूट्रास्यूटिकल्स के बाजार पर एमएनसीज का ये एकाधिकार था, वो तोड़ दिया अब हमने, इसको और बड़ा लेकर के जा रहे हैं। एक एमवे नाम की कंपनी जो करीब 3,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती थी, और भी दुनिया भर की, अमेरिका की, ब्रिटेन की और कहां यूरोप आदि की कंपनियां इसमें पूरा एकाधिकार करके बैठी हुई, और हमने ये विस्तारवाद, ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की तो जड़ें खोदी और क्या ही क्या हमने। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी हम बहुत बड़े रूप में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और एमएलएम का भी एक नया स्वरूप। हम इस देश में करीब 50 से 80% लोग कुपोषण की शिकार हैं, उनको भी नेचुरल तरीके से बने हुए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और तमाम तरह के ये सारे प्रोटीन पाउडर्स, प्लांट बेस्ड, नेचुरल, ऑर्गेनिक, इन सब को हम पब्लिक के इसमें लेकर के जा रहे हैं। तो चाहे बात न्यूट्रास्यूटिकल की हो, चाहे फूड की हो, चाहे वो ऑयल की बात हो, चाहे किसी भी तरह से पाम प्लांटेशन की बात हो, सभी दिशाओं से ये तो मैंने पतंजलि फूड्स जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए और एक लिस्टेड कंपनी है, उसके साथ करोड़ों इन्वेस्टर्स का हित जुड़ा हुआ है। आप ऐसे किसी के साथ कैसे कोई गलत जो है आरोप लगा सकते हैं? और मैं तो बस इतनी बात कह करके आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरी ये भीष्म प्रतिज्ञा है, मेरा ये देश के 140 करोड़ से अधिक भारतीयों को यह आश्वासन है कि स्वामी रामदेव मर सकता है, मिट सकता है, अंतिम श्वास तक देश के साथ किसी भी प्रकार से कोई धोखा, कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। यदि किसी दिन मुझसे अनजाने में भी भूल हो गई तो मैं हाथ जोड़ करके देश से माफी मांगूंगा कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं इसका सुधार करता हूं। लेकिन जब मैंने गलत नहीं किया तो कोई मुझ पर झूठे आरोप लगा करके और मुझे अपराधी तो साबित कम से कम नहीं कर सकता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।